जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? ठीक है जी आप लोग सब? जैसा कि जी हमने पहले दो लेक्चर्स बनाए थे जिसमें स्टार्ट उसका किया था जी। आज मेजर पोर्शन है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस करना है कि एग्रीकल्चर के रेलिवेंट ना कुछ डेफिनेशंस देता है जी एक्ट 1967 का। जो ये एक्ट है ना जी, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है, उसके तहत सबसे पहले आप याद रखिएगा कि डेफिनेशन में वो कहता है कि इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। वो कहता है कि सारी चीजें ऐसी होंगी, ऐसी डेफिनेशन होंगी जो कि सेक्ट में बताई गई हैं, यहाँ तक कि कोई चीज रिपग्नेंट हो जाए, उसको मनसूख कर दिया जाए, उसको मतलब है खत्म कर दिया जाए, अदरवाइज सारी चीजें एज इट होंगी जैसा कि बताया गया है। तो सबसे पहली डेफिनेशन आपने याद रखनी है, एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है जी। तो एग्रीकल्चर ईयर मींस द ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर ईयर होता है ना जी, ये यकम जुलाई से शुरू होता है जी। यकम जुलाई, ठीक है ना जी, ये आपने याद रखिएगा। यकम जुलाई जो है कि इससे ये साल जो है स्टार्ट होता है जी। लेकिन वो कहता है कि आर ऑन सच अदर डेट एज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट फॉर एनी स्पेशल एरिया। यानी वो कहता है कि रूटीन में तो यकम जुलाई से ही स्टार्ट होगा, लेकिन अगर कोई और डेट जो है ना वो दे देता है, ठीक है जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना जी, तो उसको मतलब है कि किसी खास एरिया के लिए तो वो फिर मानी जाएगी, क्योंकि विद स्पेशल अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट होगी जी। यानी कोई ऐसा एरिया जहाँ पे फसलों का जो टाइम है वो चेंज होता है, वो जुलाई से नहीं है जी, ठीक है ना जी। क्योंकि आपको पता है दो तरह की मेन फसलें होती हैं, जो रबी और खरीफ है जी। उस हिसाब से पूरे पंजाब के अंदर जो है डे यकम जुलाई को, ठीक है ना जी, यकम जुलाई को जो है हमारा एग्रीकल्चर ईयर जो है वो स्टार्ट होता है। समझ आ गई? तो ये आपने याद रखना है जी कि एग्रीकल्चर ईयर जो है वो कब स्टार्ट होता है। फिर एक ना इसी में A1 है, A1 इराजी सेंटर की एक ना डेफिनेशन दी गई है जी। इराजी रिकॉर्ड सेंटर मींस एंड इराजी रिकॉर्ड सेंटर एज डिफाइंड इन क्लास ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी 2017। ये एक एक्ट आया है 2017 में, क्योंकि ये आपको पता है कंप्यूटराइज मतलब है कि इस निज़ाम किया गया था। तो जो सेंटर बनाए गए थे उनका के वही डेफिनेशन आएगी जो 2017 में लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट आया 2017, उसके मुताबिक ये सेंटर बनाए गए थे। एक अपना आपने याद रखनी है कि जी डेफिनेशन आती है एरियर क्या है जी। एरियर, एरियर बेसिकली वो चीज होती है जी जो आप, जो किसान है जिसके ऊपर मतलब है कि लैंड रेवेन्यू लगता है लेकिन उसने कुछ रेवेन्यू पे नहीं किया। एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू मींस द लैंड रेवेन्यू विच रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम पेएबल। यानी जैसे आप देखें कि बिजली के बिल आ जाते हैं तो वो पे नहीं किया जाएगा तो वो एरियर बन जाएगा। इसी तरह आपका मालिया आता है और आप मालिया पे नहीं करते तो उसको क्या बोलेंगे जी? एरियर। यानी वो अनपेड पोर्शन जो पड़ा हुआ है उसे एरियर बोला जाता है। इसी तरह 3 नंबर पे जो आती है डेफिनेशन, उसका नाम है असेसमेंट सर्कल। असेसमेंट सर्कल, असेसमेंट सर्कल क्या होता है जी? इसका मतलब यह है कि मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टेट। स्टेट आपने याद रखिएगा, एक बड़े जो टुकड़ा है जमीन का ना, उसे एस्टेट्स बोलते हैं जी। एक ग्रुप ऑफ एस्टेट्स यानी मुख्तलिफ जो एस्टेट्स हैं उनका एक ग्रुप है, विच इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड इन एन ऑर्डर इन राइटिंग आर सफिशेंटली होमोजेनियस है। यानी जिनकी नोयत जो है ना जी वो एक जैसी है, होमोजेनियस है जी।
यानी आप याद रखिएगा कि एक गांव है, ठीक है जी, उसकी सारी जमीन एक जैसी है, तो सारी पे जो रेवेन्यू सेस होगा वो एक जैसा होगा। इसी तरह एक गांव के साथ एक और गांव है जी, उनका या दो गांव और आ जाते हैं या चार गांव हो जाते हैं, ये सब की जमीन एक जैसी है। तो फिर इस सारी स्टेट्स को इकट्ठा करके एक बना दिया जाता है असेसमेंट सर्कल। यानी अगर एक की आपने पैदावार को चेक कर लिया तो बाकी सब पे वही लगेगा जी। तो वो सिंपल याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो है उसको रेवेन्यू बोर्ड जो है ना जी, वो क्या कर देता है, डिक्लेयर कर देता है कि ये सारा इलाका एक जैसा है, टू एडमिट ऑफ कॉमन सेट ऑफ रेट्स। वहां पे सबका मालिया एक जैसा होगा, बीइंग यूज्ड जर्नल गाइड इन कैलकुलेटिंग द लैंड रेवेन्यू टू बी असेस्ड अपॉन देम। सिंपल सा आपने ध्यान में रखना है कि असेसमेंट सर्कल क्या है जी, कि एक ना आसानी के लिए आपने याद रखिएगा कि आसानी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये किया है कि हर गांव या हर एस्टेट को अलग अलग से चेक करने की बजाय किसी एक एरिया को चेक किया जाता है, और उस तरह की जमीन है सारे उस एरिया में। तो यानी कि दो तीन चार गांव इकट्ठे कर लिए जाएं और उनकी जमीन एक ही जैसी है, तो फिर अलग अलग सबकी पैदावार को चेक करने के बजाय एक पोर्शन को चेक किया जाता है, और उसी के मुताबिक उस सारे एरिया में वो रेट मेंशन कर दिया जाता है कि इस एरिया का रेट मालिये का, रेवेन्यू का, लैंड रेवेन्यू जो आपने देना है उसका ये होगा जी। तो इस वजह से आपने याद रखिएगा असेसमेंट सर्कल का नाम दिया गया जी, कि ग्रुप बना दिया गया ताकि आसानी हो जाए जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये करते हुए जी। अब ये देखिएगा कि एक डेफिनेशन आती है नंबर 4 पे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है जी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मींस द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश अंडर द पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। ये अहम क्वेश्चन है जी। ये 1957 का जो एक्ट था ना, लैंड जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो है, उसके तहत, यानी वेस्ट पाकिस्तान एक्ट है जी, इसको बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान एक्ट। नंबर है ये 11 ऑफ 1957। इसके तहत जो बोर्ड बना था ना उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। सिंपल सा कोई आप पूछे व्हाट इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दैट इज एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ 1957, वेस्ट पाकिस्तान एक्ट 1957 के तहत जो बना था उसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। नंबर 5 पे बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये डेफिनेशन है, बाउंड्री मार्क्स किसे बोलते हैं जी? आपने याद रखना है जी, बाउंड्री मार्क यानी कि जो निशान लगाए जाते हैं जमीनों को डिवाइड करने के लिए। कहता है कि एनी मीन्स एनी इरेक्शन, कोई चीज खड़ी कर दी जाती है, ठीक है ना जी, कोई निशान लगा दिया जाता है। विदर ऑफ अर्थ है जी, कोई जमीन की ना, जैसे आपको पता है कि जमीन की ऐसे एक चुबुर्जी सी बना दी जाती है जी, मिट्टी की है जी, ये बता दिया जाता है कि ये मील पत्थर है जी, ठीक है ना जी। इसी तरह स्टोन की भी बनाते हैं जी, स्टोन लगा देते हैं। फिर और अदर मटेरियल, कोई और मटेरियल है कोई, आपने याद रखना है हेज बोलते हैं, कोई झाड़ी, कोई दरख्त, कोई चीज भी है। या रिज है जी, रिज का मतलब होता है कोई चोटी जमीन की, कोई मतलब है कि इस तरह ऊंची जगह उसको मेंशन कर दिया जाता है कि ये मील पत्थर है जी। और स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड, कोई जमीन का कता है जी। और अदर ऑब्जेक्ट आर मार्क विद नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, सच एप एम्प्लॉयड और स्पेसिफाइड बाय रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी इन दैट बिहाफ इन ऑर्डर टू डेजिग्नेट द बाउंड्री ऑफ एनी डिवीजन ऑफ लैंड। यानी वो जमीन की ना कोई डिवीजन करता है, मिसाल है मुरब्बे के ऊपर एक निशानी लगाई जाती है कि मुरब्बा मील जो होता है, ठीक है ना जी, कि उसका एक पत्थर, एक निशानी लगा दी गई कि ये एक अलग मुरब्बा है, और यहाँ से एक और निशानी लगा दी गई कि ये अगला है जी।
यानी इस तरह समझाने के लिए कोई बाउंड्री निशान लगाए जाते हैं ताकि जमीनों की डिवीजन का पता चल सके, या फिर आपको पता है गांव की जमीनों की हदूद को अलग किया जाता है। तो इस तरह जमीनों की जो डिवीजन के लिए निशान लगाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बाउंड्री मार्क्स। वो स्टोन का भी हो सकता है, वो मिट्टी का भी हो सकता है, वो दरख्त का भी हो सकता है, वो कोई और आर्टिफिशियल चीज हो सकती है, नेचुरल चीज हो सकती है। तो कोई भी बाउंड्री जो रेवेन्यू ऑफिसर जिसके पास ये अथॉरिटी है वो अगर ये कर देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री मार्क्स बोलेंगे। ये आपने याद रखिएगा, बाउंड्री मार्क्स की ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है जी। अच्छा जी, अब आप याद रखिएगा कि एक ना एक कमेंसमेंट क्या होती है जी। एक लफ्ज है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट बेसिकली आपने याद रखिएगा कि स्टार्ट को बोलते हैं। कमेंसमेंट मीन शैल मीन द डे ऑन विच दिस एक्ट और एनी प्रोविजन देयर ऑफ एज द केस में बी कम्स इनटू ऑपरेशन। यानी कि स्टार्ट है जी, आपने याद रखिएगा कि शुरुआत जो है ना जी, वो है जी, शुरू करना है जी। इसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है इस एक्ट का उसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट। यानी किस दिन ये एक्ट या इसकी कोई प्रोविजंस यानी कोई इसका एक हिस्सा जो इन्फोर्स हो जाता है जिस डेट को, उसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट डेट। एक डेफिनेशन है नंबर 7 पे, उसका मतलब है डिफॉल्टर। डिफॉल्टर आपने याद रखिएगा कौन सा होता है। आपको पता है पीछे आपने पढ़ा है एरियर्स। जो बंदा, ए पर्सन मीन्स ए पर्सन लायबल फॉर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड इंक्लूड ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड एनी श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द एरियर। अब दो चीजें आपने याद रखिएगा, डिफेल्टर में एक बंदा वो होता है जिसके जिम्मे कोई एरियर हो, या वो बंदा जिसने श्योरिटी दी थी, जो जमानती था, ठीक है ना जी, कि अगर ये एरियर देने वाला जो है ये नहीं देगा तो मैं इसकी जगह पे जमानत देता हूं कि मैं दूंगा जी। तो अगर ये होगा, डिफॉल्टर होता है, ये एरियर पे नहीं करता, तो उसका जमानती भी क्या हो जाएगा जी? डिफॉल्टर हो जाएगा जी। यानी आप याद रखिएगा कि जिस तरह किसी की हम जमानत देते हैं अदालत में, तो उसका मकसद क्या होता है कि अगर ये बंदा राइट टाइम पे पेश नहीं होगा तो उसकी जगह पे फिर जमानती को पकड़ा जाएगा। तो डिफॉल्टर मींस ऐसा बंदा जो एरियर पे नहीं करता ड्यू डेट को, उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जाता है जी। और अगर आपने याद रखना है कि अगर वो खुद जो है कि उसने जमानत दी थी, कोई बंदे ने उसकी जमानती था, तो वो एरियर देने वाला तो भाग गया, तो फिर श्योरिटी जो है ना उसको भी डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जाएगा। नंबर 8 पे आपने याद रखना है जी कि इनकम्बेरेंस, एक लफ्ज आ रहा है जी, इनकम्बेरेंस है जी। लफ्ज का मतलब क्या है जी? अब याद रखिएगा, मीन्स अ चार्ज upon और क्लेम अगेंस्ट लैंड राइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट ग्रांट और कंट्रैक्ट। यानी आप याद रखिएगा कि इनकम्बरेंस का मतलब होता है कि जमीन के ऊपर कोई चार्ज है जी। जैसे हम देखो ना, बैंक वगैरह को जमीन जो है हमने लीज दी हुई है जी, ठीक है ना जी। प्राइवेट ग्रांट और कंट्रैक्ट है, कोई भी मतलब जमीन के ऊपर ऐसी चीज हमने लीज की हुई है, हमने मॉर्गेज की हुई है, जमीन के ऊपर कुछ हमारा मतलब है कि लाइबिलिटी आती है, उस लाइबिलिटी का नाम जो है वो इनकम्बरेंस है जी। मीन्स है ए चार्ज upon और क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट ग्रांट। यानी हमने अपनी तरफ से जमीन के ऊपर जो है वो, जब भी आप देखो ना कि जमीन जो है वो करेगा, हम डिफॉल्टर हो जाते हैं तो मालिया नहीं देते, तो वो क्या कर देगा जी? नीलामी करेगा जमीन की। लेकिन नीलामी तभी होगी जब जमीन के ऊपर ये जो लाइबिलिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी जी? खत्म होगी। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि जब भी नीलामी करेंगे तो पहले देखते हैं कि ये बैंक की लीज तो नहीं है,
समझ आ गई जी। तो उस वजह से जब बैंक की लीज होगी, ठीक है जी, तो फिर बैंक के पैसे भी हैं, ठीक है, यानी कोई अदर चार्जेस वगैरह हैं, तो इस हिसाब से आप याद रखिएगा कि वो चीजें देखी जाती हैं, उनको बोलते हैं इनकम टैक्स। फिर आपने याद रखना है कि एस्टेट क्या होती है। नंबर 9 पे आपने याद रखिएगा जी, एस्टेट। एस्टेट मींस एनी एरिया है। ये अब बड़ी ना, ये अहम है जी चीज, कि एनी एरिया, यानी एक जमीन का टुकड़ा है जी, ठीक है जी, जिसका सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो, यानी बिल्कुल अलग से उसका क्या है जी, एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है जी। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को बोलते हैं, ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है जी। और ये बेसिकली एस्टेट आप इस तरह देख सकते हैं कि एक बड़ा खानदान, ठीक है ना जी। वैसे तो आप देखें ना कि ये जो होता है कि मतलब एक जमीन का तो छोटे से छोटा टुकड़ा भी जो है ना उसका रिकॉर्ड तो होगा, लेकिन एक बकायदा ना खानदान नंबर लगाया जाता है, ठीक है ना जी। खानदान में फिर आगे खसरा नंबर आ जाते हैं, वो मतलब छोटे छोटे आगे जो मालक हैं उनको शो किया जाता है। तो एस्टेट एक बड़ा मतलब है ना, जमीन का टुकड़ा जिसमें काफी सारे लोगों की प्रॉपर्टी यानी जमीन आ रही हो, जिसका एक सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया गया हो, विच हैज बीन सेपरेटली असेस्ड टू द लैंड रेवेन्यू, जिसको असेस भी सेपरेटली किया, सेपरेट असेस्ड किया जाए, उसका मालिया लगाने के लिए उसको चेक किया जाए कि इस पर रेट कितना बनता है। विच द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाई जर्नल रूल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी स्टेट। या तो ये होता है कि ये दो जर्नल चीजें हैं कि एक बड़ी स्टेट है, एरिया है, ठीक है जी, जिसका रिकॉर्ड सेपरेट हो जाए, या उसका मालिया सेपरेट लगता हो, या एक ना जर्नल रूल के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना किसी जमीन के टुकड़े को एस्टेट डिक्लेयर कर दे, तो उसको नाम दिया गया है एस्टेट का। तो अब याद रखिएगा कि एस्टेट जो है ना जी, ये आपने जेहन में रखना है। समझ आ गई जी। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखिएगा जी, कि ये आज कुछ डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस की हैं, अभी काफी सारी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि ये आपकी बेस बनाएंगी समझने के लिए कि वो रेवेन्यू जो है, लैंड रेवेन्यू को कैसे, ये इन पे एमसीक्यूज भी आएंगे। मजीद हमारा सेशन जो है वो चल चुका है जी, वन पेपर का भी और तहसीलदार का भी। जो भी दोस्त जो है वो करना चाहें, मतलब है कि शामिल होना चाहें और प्रॉपर क्लासेस लेना चाहें, तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0306756235 इस पर रब्ता करके आप जो है मजीद जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव पेपर भी हैं जी, इंग्लिश और उर्दू, तो उसके लिए भी आपको हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। बाकी आप दोस्त फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको ये समझ आ रही है कि नहीं, ना जी।